हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट आपका जो एग्जाम हुआ है 21 अगस्त टू 23 अगस्त को जो री एग्जाम हुआ है उसमें जो टॉपिक को पूछे गए हैं एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं जो आगे आने वाले री एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वही टॉपिक एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ जो जो है 2024 के लिए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following universities have been recognized as an institute of eminence? Option number A, Banaras Hindu University. Option number B, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Option number C, Calcutta University. Option number D, Central University of Hyderabad. Option number D, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपको जो है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस बताना है। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस जो है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है। देखते हैं हम कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है। फ्रेंड्स, एमिनेंस का मीन्स क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मीन्स इज द रिकॉग्निशन स्टेटस फॉर हायर एजुकेशन। यूजीसी जो है कुछ इंस्टीट्यूशन को एक ऐसा रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, एक ऐसा स्टेटस प्रोवाइड करता है जो सेट किया था यूजीसी ने 2017 में बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है यूजीसी, तो उसमें आती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आपका इंक्लूडेड है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की लिस्ट जो है हर बार चेंज करता है। हर साल यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का जो है स्टेटस प्रोवाइड करता है यूजीसी। तो उसमें आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो है स्टेटस मिल गया है। कैलकटा यूनिवर्सिटी को अभी नहीं मिला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये जो है आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम, कैलकाता यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, इस बार जो है आपका 23 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें स्वयं के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट्स। ट्रू, स्वयं जो है बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ऑल स्टूडेंट्स को। ऑप्शन नंबर ए, सेमिनार्स, वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम टीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, स्वयं जो है वो मूक प्लेटफॉर्म है। मूक मीन्स मासिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें जो भी एजुकेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, क्योंकि ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the full form of NROER? National, option number 1, National Repository of Online Educational Resources, National Repository of Open Educational Resources, National Recruitment of Online Education Resources and National Recruitment of Open Educational Resources। आपको NROER का फुल फॉर्म बताना है, जो कि आपके लास्ट एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, ये जो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ऑल स्कूल्स को, स्कूल के जो डिपार्टमेंट्स है, स्कूल को रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, एजुकेशन रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है स्कूल्स को। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। To perform the t-test, which of the following software can be utilized? Option number A, MS Excel, B, Unix, and option number C, SPSS, option number D, MS Equation। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू परफॉर्म द टी टेस्ट। टी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? ये रिसर्च का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम टी टेस्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे?
MS एक्सेल का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स टी टेस्ट के लिए, MS एक्सेल। यूनिक्स का हम यूज नहीं करते, एंड देन SPSS का हम यूज करते हैं। तो A एंड C इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा। टी टेस्ट के लिए हम यूज करेंगे MS एक्सेल एंड SPSS। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स व्हाट इज टी टेस्ट? टी टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, रिसर्च में हम इसका यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप को। अगर हमें कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल A एंड B, अगर मुझे इनके बीच में कंपैरिजन करना है तब हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। टू ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करता है, ये जो है वो टू ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो टू ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोसेस और ट्रीटमेंट एक्चुअली हैज एन इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वेदर टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर्स। तो इसका जो है यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द पेयर्स आपको पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये ICT का क्वेश्चन है, एंड ICT का क्वेश्चन UGC नेट के एग्जाम में थोड़े इजी पूछे जाते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। लाइनेक्स क्या होता है फ्रेंड्स? लाइनेक्स जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला फायरफॉक्स जो होता है वो आपका वेब ब्राउजर है। नोटपैड क्या होता है? टेक्स्ट फाइल एडिटर है। नोटपैड का यूज हम टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए करते हैं। JPG जो होता है वो इमेज ऑफ द फाइल फॉर्मेट होता है। तो ये जो है वो इजी टाइप के क्वेश्चन ICT में पूछे जाते हैं। सो लाइनेक्स का आपका हो जाएगा 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, नोटपैड आपका टेक्स्ट फाइल एडिटर, एंड JPG इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द पेयर्स अगेन। GPS, इंट्रानेट, ब्लूटूथ, HTTP। फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं मैच द पेयर्स में, अगर आपको एक का आंसर जो है पता है अच्छे से, तो आप सारे जो है वो इजीली अच्छे से कर सकते हो। GPS का हम क्यों यूज करते हैं? लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउस यूजर टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन। GPS का हम यूज करते हैं लोकेशन के लिए। ओके, सो देखते हैं हम 3 किस में है। तो 3 जो है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, या तो हमारा फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। इंट्रानेट, इंट्रानेट का हम यूज क्यों करते हैं? अब आप यहाँ पे इंट्रानेट अगर आपको नहीं पता है तो ब्लूटूथ देखो। अभी ऑब्वियसली हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अब आप देखो C का 1 किस में है, तो C का 1 इसमें आंसर आ जाता है। इस टाइप से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। इंट्रानेट क्या होता है? A provide network और वेबसाइट अवेलेबल ओनली टू मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के को जो है प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी वेबसाइट और नेटवर्क जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यानी कि मेंबर्स के लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो B का हो जाएगा 4। ब्लूटूथ हम अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस में वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम शेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एंड रिसीव वेब पेजेस। ऐसा प्रोटोकॉल है जो हम सेंड एंड रिसीव करने के लिए वेब पेजेस में इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करना इस टाइप के मैच द पेयर्स क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in the context of computer networking, what protocol is used to turn names such as www.abc.edu in the IP address? फ्रेंड्स इस बार आपके 23 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसमें IP4 IP6 के जो है क्वेश्चन वो पूछे गए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करा दूंगी। तो इसमें जो है इसमें हम यूज करते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। www.networking प्रोटोकॉल जो हम IP एड्रेस में यूज करते हैं वो होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
An exploratory research on a small scale is called option number 1 sample test, option number 2 pre-test, option number 3 pilot test, informal test. फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो हम स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं पायलट टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 1 kg स्वीट परचेज करना है, 1 kg अगर मुझे मिठाई परचेज करना है, तब मैं उस स्वीट का टेस्ट कैसा है, वो खाने में कैसी है, तो मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा उसका एक बाइट जो है वो टेस्ट करके देखूंगी, तभी मैं 1 kg को परचेज कर लूंगी या 2 kg को परचेज कर लूंगी. यानी कि बहुत सारा ये 1 kg 2 kg स्वीट मुझे परचेज करना है, मैंने छोटा सा टुकड़ा इसमें से खा के देखा, यानी कि स्मॉल सा टुकड़ा स्मॉल प्रैक्टिकल करके देखा. इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है उसे हम पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट होगा. पायलट टेस्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. जिसे हम बहुत सारे में से थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो स्मॉल स्केल पर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पायलट टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is contrary to the statement no mammals are birds? आपसे पूछा गया है no mammals are birds का कौन सा contrary होगा. फ्रेंड्स ये मैंने आपको करा रखा है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. no mammals are bird, A E I O. यहाँ पे all, no, then some and some not. अगर हमसे कॉन्ट्रेरी पूछ रहा है तो इसका जो कॉन्ट्रेरी हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल मैमल्स आर बर्ड. तो कॉन्ट्रेरी हो जाएगा आपका ऑल मैमल्स आर बर्ड. फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 21 वाले जो अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे मूड भी पूछा गया है, मैं मूड भी आपको बता देती हूँ. पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. ये होता है ए ई आई ओ. अब इसका कॉन्ट्रेरी हमें क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में नो दिया था, तो इसका जो कॉन्ट्रेरी है वो ऑल हो जाएगा. यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, ए टू ई टू ए, ये होता है कॉन्ट्रेरी. एंड सम टू सम नॉट टू सम, इसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रेरी. अब जब हम अपोजिट जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट टू ईच अदर. ए टू ऑल टू सम, नो टू सम नॉट जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सब अल्टर्न. ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स मूड. अब मूड किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, some B R C, okay, and some B, all A R B, some B R C, and some A R not B. तो ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये आपके पास कंक्लूजन है. अब हमको जो है इसमें पूछा गया, अब ए को ऑल को हम क्या बोलते हैं? ए, देन आई इसको क्या बोलते हैं? बी, एंड सी को सम. हमारे पास ये होता है ना ए ई आई ओ, तो सम को हम बोलते हैं आई, देन सम नॉट को बोलते हैं ओ. तो इसका मूड हो जाएगा ए आई ओ, तो इसे हम बोलते हैं मूड. तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको फिगर भी डिस्कस कर लूंगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो इसका मूड हो जाएगा ए आई ओ. सो इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्ट्रेरी पूछा गया था, तो इसका कॉन्ट्रेरी हो जाएगा ऑल मैमल्स आर बर्ड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The following statement is an example of which logical fallacy? Elephants live in tropical climate where there is plenty of vegetation, so we probably would see any of the Chicago Zoo. आपसे क्वेश्चन में ये fallacy का क्वेश्चन है, इनफॉर्मल fallacy. हाथी उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहते हैं जहां बहुत सारे वेजिटेशन यानी कि वनस्पति सो हैं जो कि हम शिकागो चिड़ियाघर में देखेंगे. क्वेश्चन में बोला जा रहा है एलिफेंट्स लाइव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. एलिफेंट्स जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं. देयर वेयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन,
जहां पर बहुत सारे वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति है। सो वी प्रोबेबली वुड सी एनी ऑफ द शिकागो जू, तो हम शायद वो शिकागो जू में यानी कि चिड़ियाघर में देखेंगे। तो ये एक्सीडेंट, पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम एलिफेंट का ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे शायद यानी कि एक्सीडेंटली हम चिड़ियाघर में देखेंगे, जहां पे प्रोबेबिलिटी की बात आ गई है, प्रोबेबली विल सी एनी ऑफ द शिकागो जू, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Statement number 1, Swayam Prabha is an initiative of the Ministry of Education. Statement number 2, the DTH channels are using for INSAT-30 satellite for program telecast in Swayam Prabha. फ्रेंड्स, ये जो स्वयं प्रभा है ये इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी का है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। The DTH channels are using the INSAT-30 satellite for program telecast in स्वयं प्रभा। फ्रेंड्स, ये जो DTH चैनल है स्वयं प्रभा के, ये GSAT-30 सैटेलाइट के थ्रू जो है टेलीकास्ट होते हैं। GSAT-30 सैटेलाइट, तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Swayam Prabha is an education learning platform initiated by TEST that is available 24/7 through 40 DTH channels. फ्रेंड्स, स्वयं प्रभा जो है एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इनिशिएट करता है, दैट इज अवेलेबल है 24/7 थ्रू 40 DTH चैनल्स। तो जो है फ्रेंड्स इसमें जो है 40 DTH चैनल है। ये 23 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो जो है उसको इनिशिएट करता है। स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement best describe brainstorming method of teaching? Option number 1, production of large number of ideas. Option number 2, small step presentation with feedback provided. Option number 3, content delivery in a lucid language. Option number 4, theme based interaction among participants. फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 पर्सन है, किसी रूम में बैठे हुए हैं एंड वो जो है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। किसी इस पर्सन के माइंड में कुछ आइडियाज आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक रूम में बैठे हुए 8 पर्सन अपने अपने आइडियाज को देंगे, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये टीचिंग लर्निंग की मेथड है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इज रिलेटेड टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड्स नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे दिया गया है 147, 148, 150, 159, देन 223। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है। +1 का डिफरेंस है, देन +2, देन +9, देन इसमें जो डिफरेंस है 9 - 3, ये हो जाएगा 64। अब हमें नेक्स्ट नंबर को जो है वो फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें तो ये स्क्वायर और क्यूब जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 की पावर अगर हम 0 करें तो 1 आता है, 2 की पावर अगर हम 1 करें तो 2, क्योंकि 1 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। देन 3 की पावर 2, 9, 4 की पावर क्यूब, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। अब हमें जो है वो 5 का जो है 4 की पावर, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5। सो 5 का जो 5 5 से 25, 5 से 125, ये हो जाएगा आपका 625। अब हम 223 में 625 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 848। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेच द पेयर से फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। साइलेंट प्रेयर, ग्रेपमाइन, टीचिंग स्पीकिंग टू पीपल एट अ पब्लिक प्लेस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद अ स्टाफ ऑफ इक्वल कार्ड,
ग्रुप कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय एम्प्लॉइज, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, ये जो साइलेंट कम्युनिकेशन होता है इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, खुद से बातें करना। साइलेंट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। टीचर is speaking to public at a public place, that is called as a group communication। टीचर एक है बट वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में पब्लिक में बात कर रही है, पब्लिक में कम्युनिकेट कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। साइलेंट यानी कि स्पिरिचुअलिटी, खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे अगर हम मिरर में देख के खुद से बातें कर रहे हैं तो वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद द स्टाफ ऑफ कैट, अगर आप स्टाफ के साथ में इस जो कि इक्वल लेवल की डेजिग्नेशन पर हैं, स्टाफ के साथ में अपने एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज को, तो वो होगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अगर हम अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में जो हमारे सेम लेवल का है, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर कोई प्यून जो है अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि बॉस की डेजिग्नेशन अलग है, इसकी अलग है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि ये सेम लेवल का नहीं है। अगर एक प्यून दूसरे प्यून के साथ में बात करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, एंड अगर एक स्टूडेंट से अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करेगा, वो भी स्टूडेंट से, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। बट वो अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ओके, लोअर टू टॉप, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ओके, एंड फ्रेंड्स, कोई पर्सन, यहाँ पे ये अंगूर में जो होते हैं वो गुच्छे होते हैं ना, ग्रेप्स में, तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो गॉसिप क्या करते हैं, एक जो है गॉसिप हम गुच्छे में कर रहे हैं, जो कि बहुत फास्ट मैसेज स्प्रेड होता है, तो इसीलिए इनफॉर्मल को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो है ये क्वेश्चन आपको लास्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में भी करा रखा है। ओके, बट ये क्वेश्चन आपका 23 अगस्त के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये लेवल आप अच्छे से कर लो। तो हम डिस्कस करते क्वेश्चन। आई स्टूडेंट सबमिट पीएचडी थीसिस इन अ यूनिवर्सिटी अपॉन scrutiny, it is found that his thesis has a similarity content of 35%. This would in which of the following categories of plagiarism according to UGC? कोई स्टूडेंट्स है जो अपना पीएचडी थीसिस सबमिट करना चाहता है यूनिवर्सिटी में, बट स्क्रूनिटी कमेटी ने ये पाया कि उसकी जो थीसिस है उसका कंटेंट जो है और किसी के कंटेंट के साथ में 35% मैच करता है, तो ये प्लेगरिज्म जो होगा वो लेवल 1 प्लेगरिज्म होगा। लेवल 35% अगर कंटेंट मैच कर रहा है तो लेवल 1 प्लेगरिज्म। फ्रेंड्स, ये 4 प्लेगरिज्म आप अच्छे से कर लीजिए। लेवल 1 क्या होगा, सिमिलैरिटीज अप टू 10%, अगर 10% सिमिलैरिटीज है तो नो पेनाल्टी, लेवल 0। लेवल 1 सिमिलैरिटीज अबाउट 10 to 45%, यानी कि 35 है तो भी वो लेवल 1 होगा। लेवल 2 सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट 40% to 60%, लेवल 2। लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60% है तो लेवल 3, यानी कि टोटल जो है इसमें 4 लेवल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following scales of measurement contains an absolute zero? Option number 1 nominal, option number 2 ordinal, option number 3 interval, option number 4 is ratio। वो कौन सा मेजरमेंट स्केल है जो एब्सोल्यूट जीरो होता है फ्रेंड्स, वो होता है रेशो। हमारे पास 4 टाइप्स के स्केल होते हैं, एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल और ऑर्डिनल जो होता है वो जो नॉन पैरामीट्रिक, ओके, तो हम इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। ये जो होता है वो पैरामीट्रिक यानी कि क्वांटिटेटिव। तो एब्सोल्यूट जीरो होता है आपका रेशो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A sampling techniques in which initially sampled respondent contact and recruit other in their social network for participation in the research is called।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अ सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच इनिशियली सैंपल रिस्पोंडेंट कॉन्ट्रैक्ट टू अदर रिक्रूट अदर। जो पर्सन सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो अदर पर्सन के साथ में कांटेक्ट करेगा और रिक्रूट करेगा अदर पर्सन को, एंड एक सोशल नेटवर्क बनाएगा, पार्टिसिपेट और दूसरे मेंबर भी उसमें पार्टिसिपेंट्स करेंगे, वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल मुझे रिसर्च करना है एंड मुझे अपना सैंपल कलेक्ट करना है, तो मैंने 5 लोगों के साथ में कांटेक्ट किया। अब उन 5 लोगों ने जो मैंने उनको कहा 5 लोगों से कि आप भी आगे और 5 लोगों के साथ में कांटेक्ट करो, आपके जान पहचान वालों के साथ में, और आप ये सैंपल को कलेक्ट करो, तो वो अगले 5 के साथ में कांटेक्ट करेंगे, वो फिर अगले 5 के साथ में कांटेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से एक नेटवर्क के जाल सा बन जाता है। इस टाइप की सैम्पलिंग को हमें स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रेशो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4:5, सम ऑफ देयर एजेस इज 36 ईयर, व्हाट विल बी द रेशो देयर एजेस आफ्टर 5 years? 7:5, 5:6, 6:5, 6:4 आपके पास। अब यहाँ पे एजेस का रेशो दिया है 4:5। अब इनका जो सम है वो 36 ईयर है। ये जो टोटल हो जाएगा हमारे पास 4 और 5, ये हो जाएगा 9। अब इनका जो सम है वो दिया है 36। अब हम 1 का निकाल लेते हैं, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों में, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी। 4 4 जा 16 एंड 5 4 जा 20। ये हमारे पास आ गई इनकी प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशो देयर एज आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years इनका एज का जो रेशो है वो क्या होगा आफ्टर 4 year। अब हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे, 16 + 4 20 एंड ये हो जाएगा 24। तो 4 year के बाद इनका रेशो हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड ये 6, 5:6। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। If 2,500 is invested for 4 years on simple interest from 8% per annum, then what interest will it get after 4 years? Option number A 400, option number 2 800, option number 3 1000, option number C is option number 4 is 600। फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100 PR इंटू T इंटू 100। अब आपके पास ये दिया है P 2400, टाइम आपके पास गिवन है 4 year एंड रेट जो है आपकी 8%। आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, फॉर्मूला में आप पुट कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। बट हमें डायरेक्ट करना हो तो अब यहाँ पे 4 दिया है, तो 8 का जब हम 4 में इंटू करें 32, तो डायरेक्टली आंसर आ सकता है, ये आ जाएगा आपका 800। तो आपको इतना फॉर्मूला में पुट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 का आप 2500 में इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 800। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो मैं आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप इस चाहते हैं कि आप मैं और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।